हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। हर कामयाबी के पीछे एक संघर्ष छुपा होता है। कुछ लोग हालात से हार मानते हैं और कुछ लोग उन्हीं हालातों को अपनी पहचान बना लेते हैं। ये शो उन्हीं लोगों के नाम है जो जीरो से हीरो कहलाता है, पर रुकते कभी नहीं है, गिरते टूटते नहीं है। मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं जीरो से हीरो तक का सफर, जहां हम आपको मिलाते हैं उन असली हीरो से जिनकी कहानी आपको हार मानने नहीं देती है। दोस्तों, आज मेरे साथ जीरो से हीरो तक के सफर में है शबाना खान। मैं आपको बता दूं कि ये बीएमसी के चुनाव में खड़ी हुई हैं और इनका वार्ड नंबर है 92। यहाँ की ये प्रत्याशी हैं और आज हमारे इस शो में, जीरो से हीरो के शो में, मैं इनकी कहानी आप तक सुनाने वाली हूँ। और आज का हमारा खास ब्रॉडकास्ट स्पेशली शबाना खान के नाम है। शबाना जी, वेलकम हमारे शो जीरो से हीरो तक का सफर। इस शो में हम उन लोगों की कामयाबी बताते हैं, लोगों को जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इस शो में हीरो बनते हैं। तो आप तो हमारी पहले से ही हीरो हैं। आपने काफ़ी कुछ काम किया है समाज सेवा के लिए भी, और अभी हमने सुना है कि वार्ड नंबर 92 की आप स्ट्रॉन्ग लीडर भी हैं। तो हमारे लोग और दर्शक को ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है प्रचार करके, और वार्ड नंबर 92 की क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमन्ना जी। देखिए, लग तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आप समझ में आई कि जब आप ज़मीन पे उतरते हो और जब लोगों के संघर्ष के साथ जुड़ते हो तो सबसे कठिन सफ़र होता है। लेकिन ये कठिन सफ़र कभी नामुमकिन नहीं होता है। हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए और वो जज्बा जो आपको आगे बढ़ाता है, आपके लोग जो आपके साथ जुड़ते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि शायद आप ही उनके जो मसले मसाइल हल कर सकते हो, तो वो जो हिम्मत वहाँ से बनती है ना, वो हिम्मत और आपको जो है ऊपर लेकर जाती है। मैं उनके काम को कर पाऊँ, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। लेकिन फिर भी जब एक आज के साथ कोई आता है और अल्लाह आपको जरिया बनाकर भेजता है तो बहुत खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा जा रहा है। थोड़ी परेशानियां तो होगी, तो वो कहते हैं ना कि गिरते हैं सवा शेर ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हम वो कोशिश कर रहे हो, मैदान हमारा जो है संघर्ष का वो जारी है और करते रहेंगे इंशाल्लाह काम। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही है, बहुत ही शानदार शेर था आपका। और मैं, देखिए, हमारे ये जो शो है इसमें हम लोगों की जो कहानियाँ लोगों तक शेयर करते हैं कि किस तरीके से वो संघर्ष किए और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या काम किए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी वो वक्त है कि मैं आपकी ज़िंदगी से लोगों को रूबरू कराऊं, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि चुनाव का वक्त है। और थोड़ा सा जो मैं बातचीत आज हमारे पॉडकास्ट में होगा वो होगा आपके संघर्ष, चुनाव तक, आपके टिकट तक और आपके इन परेशानियों तक जो हम अपने आंखों से देखे हैं। अब ये ब्रॉडकास्टिंग बिल्कुल आपके दिल के बहुत करीब रहेगा और यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप सच्ची बातें हमारे लोगों से कहें। शुरुआत से शुरू करते हैं। हमने सुना है कि टिकट में जो बहुत कुछ परेशानियां झेलना पड़ा, लास्ट मोमेंट में आपको ये सब चीज़ हुई है, तो ये पूरी डिटेल ज़रा हमारे लोग और दर्शक को बताएं ताकि जान सके कि शबाना खान ने कितने संघर्ष के बाद यहाँ पर आई हैं और उनको टिकट मिला है। देखिए, ऐसा कि मेरी अपनी स्कूल चलती है गोवंडी में, अस्लम एरिया में है गोवंडी के, और वहाँ पर पिछले 9 साल से हमने काफ़ी अच्छा काम किया था। हमें उम्मीद थी कि जो है हम वहाँ पर एक ज़मीन तैयार करें लोगों को बढ़ाने के लिए। कभी सोचा नहीं था कि पार्टी पॉलिटिक्स में आऊँगी मैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हालातों में 3 साल पहले कि हमें सियासत में एंटर होकर ही काम करना पड़ा। तो तब ये लगा कि एजुकेशन और सिस्टम पावर के साथ में जब आप मिलते हो तो आप वो सारे काम नामुमकिन जो होते हैं वो कर सकते हो। इसीलिए तभी वो अहद किया था कि इंशाल्लाह जब कभी मौका मिले तो एक अच्छी पार्टी के ज़रिए जो है अपनी दौड़ आगे रखेंगे। तो इसी दौरान में हमारी मुलाकात जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से हुई। हालांकि मेरे वालिद जो है उनके लिए पहले से ही उनके पार्टी के साथ में जुड़े हुए थे। 30 साल काम किया उस ज़मीन पे मेरे वालिद ने और वो काम होते हुए हमने देखा। तो जब ये वक्त आया कि अब ठीक है एक पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, तो मुझे समाजवादी पार्टी ज़बरदस्त पार्टी लगी, क्योंकि इसमें जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का जो मुद्दा जिस तरीके से उठाया जाता है, जिस तरीके से आप देखो MP MLA इलेक्शंस में मुसलमानों को भी टिकट मिलती है। हालांकि एक सियासत जो है अपने ही अलग भेदभाव लेवल पर चल रही है, मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता है। इलेक्शन की जब चुनाव की बात आती है, मुसलमान खाली झंडा डंडा और दरी बिछाने के काम आता है। तो उससे हटकर पॉलिटिक्स मुझे समाजवादी पार्टी की लगी, तो सोचा कि शायद ये बढ़िया एक मौका होगा। और तब हमने काफ़ी अच्छा काम किया गोवंडी में। हमारे जो प्रेसिडेंट है जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, उनसे हम
हमने ये डिमांड रखी थी कि हम जो है गोवंडी के वार्ड से इंशाल्लाह जो है लड़ना चाहते हैं, पर कुछ ऐसी उनके अपने कमिटमेंट्स थे, उनके कुछ अपने डिसीजंस थे, पार्टी के डिसीजन से, जिसकी वजह से गोवंडी ना मिलके जब मेरे सामने एक ऑप्शन रखा गया कि आप कौन से और वार्ड में मेहनत करना चाहती हो, तो मैंने वार्ड नंबर 92 को सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने करीबन 4 साल पढ़ाया था। तो यहाँ के जो बच्चे थे, यहाँ के जो लोकल लोग थे, मुझसे कनेक्टेड थे और उनके जो मुद्दे होते थे मैं सर तक वो मुद्दों को पहुँचाती थी। तो पता था कि यहाँ पर मसले क्या है, तो उन पर काम किया जा सकता है, तो इसीलिए ये वार्ड को हमने चुना। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक और चीज़ मैं जो सर्वे करते करते मुझे सामने आई है, लोग कह रहे हैं फ्रेशर है, कैसे लड़ेगी चुनाव, आपके सामने धुरंधर लोग खड़े हुए हैं, कैसे उनको हरा पाएगी। तो इसमें क्या कुछ बोलना चाहेंगी? कुछ मुंह तोड़ जवाब है इन जो लोगों के बात है, उन पे कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल हर एक इंसान अपनी पहली शुरुआत करता है, तो ये भी मेरी एक पहली शुरुआत है, लेकिन सियासत मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरे वालिद ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे, तो पॉलिटिकल डिस्कशन से हमको पता चलता था डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, तो वो एक आइडिया हमें बहुत अच्छा खासा था। और दूसरी चीज़ रही सियासत में चुनाव लड़ने की। देखिए, चुनाव हमेशा एक प्रतिनिधि के लिए होता है और प्रतिनिधि तब चुनकर आता है जब वो लोगों के मुद्दे तक पहुंचता है। हमको पता था कि बांद्रा के मुद्दे क्या चल रहे हैं, हम चाहते थे कि उस मुद्दों से कनेक्ट करके, मैं हमेशा ये कहती हूँ और अपने प्रचार प्रसार में भी ये कहती हूँ कि पार्टी हारती जीतती है, कैंडिडेट हारते जीतते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा जीतनी चाहिए वो है लोगों का मुद्दा। तो पार्टी का प्रचार प्रसार तो हार जीत दोनों तरीके में हो जाता है, लेकिन अगर मुद्दा जीतता है तो वो लोगों की अपनी जीत होती है। तो मेरी स्ट्रैटेजी एक ही है कि मुद्दों से लोगों को कनेक्ट करवा के उनकी जीत दिला सकूँ, वो मेरी अपने आप में सबसे बड़ा चुनावी जो है मेरी जीत होगी। और उनके मुद्दे जो है जिस तरीके से मैंने अभी शुरू किया, तो आज ये हो गया, मैंने एजुकेशन पे बात की तो सामने वाला कैंडिडेट एजुकेशन पे बात कर रहा है, मैंने सफाई पे बात की तो सामने वाला जो कैंडिडेट है वो उस पर बात कर रहा है, हमने डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया तो अब वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे उतार रहे। तो आप देखो, चुनाव फ्रेशर हो या कुछ भी हो, अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपके इरादे मजबूत है, तो आप लोगों को वहाँ तक पहुँचा सकते हो जहाँ आप चाहते हो कि हाँ ठीक है, ये राजनीति का एक लेवल होना चाहिए। वरना तो हमने यही देखा है कि मुंबई हो या कहीं पर भी हो, एक ही बात होती है, चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। तो वैसी राजनीति नहीं होके एक पढ़ी लिखी वाली राजनीति होना ज़रूरी है। बिल्कुल। एक रील देखा मैंने आपका जो काफ़ी वायरल हो रहा है। आपने जो बांद्रा है उसका 2 रूप बताया है कि एक तरफ पॉश बांद्रा है और एक तरफ स्लम है, और यहाँ पे जानवर भी नहीं रह सकते हैं, वैसी परिस्थिति में लोग रह रहे हैं। हमने भी सर्वे किया और हमने भी इस बात को नोटिस किया है। तो ये दो बांद्रा की बात की है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे लोगों को इसको तरीके से समझा पाएंगी? देखिए, 2 बांद्रा इसीलिए हो गया है क्योंकि सरकार का नज़रिया बदला हुआ है। बांद्रा में वो एरिया है जहाँ पे 99% मुसलमान रह रहा है, और सरकार की जो केंद्र की राजनीति है, जो राज्य की राजनीति है, उसमें बहुत साफ तरीके से दिखता है कि मुसलमान क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सरकार तय करती है। जबकि आप ये देख लीजिए, हर बार मुसलमानों के वोट से ऐसे लोग जीत कर आते हैं जो वादे दावे बहुत करते हैं, लेकिन फिर बाद में मुँह फेर लेते हैं। और लोगों की भी यही बात है, जब हम जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए तो एक ही बात बोलते हैं, आप तो अभी चुनाव में आए हो, उसके बाद भूल जाओगे। वहाँ पे मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, आपके साथ गलत हो रहा है। 2 एक ही रोड पर हम एक तरफ वेस्ट का जब एरिया देखते हैं या ईस्ट के भी कुछ एरिया में बहुत अच्छा सुधार आया है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया है, भारत नगर हमने देखा, हमने ज्ञानेश्वर नगर देखा, वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को ये समझना होगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, उन्हीं हालातों में रहते रहते एक आदत बन जाती है लोगों को, तो पता नहीं चलता इसमें अच्छा क्या और बुरा क्या है। तो लोगों को पहले ये समझाना पड़ रहा है कि देखिए ये गलत हो रहा है, आपका फंड उतर रहा है आपकी नदियों को साफ करने के लिए, लेकिन अभी भी वो नाला बना हुआ है, आपके रास्तों को साफ करने के लिए फंड उतर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एमएलए एमपी है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, अलग बात है, लेकिन एमपी है, एमएलए है, बाकी जो जोन्स है मुंबई के, वहाँ पे तो काम हो रहा है। तो बांद्रा का भारत नगर क्यों पीछे है? यहाँ के शौचालय की व्यवस्था देख लीजिए, आप दूर खड़े होकर भी बात नहीं कर सकते, इतना गंदा इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। यहाँ के रास्ते अलग एकदम ऊपर खाबर, गलियों में इतना अंधेरा है, कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं, कहीं लैंप पोस्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बस तक अंदर नहीं आ रही है। तो आप सोचिए जो बड़े बुजुर्ग यहाँ से निकल कर जाते हैं वो किस तरीके से अपने रोज की जिंदगी को जी रहे हैं। तो मैंने ये देखा एक दोहरा जो रवैया है वो अपनाया गया है, या साजिश हो कि किसी भी तरीके से इनकी सुविधाएं उनसे छीन ली जाए तो खुद ब खुद परेशान होकर यहाँ से निकल जाए। बिल्कुल, ये सही बात कह रही हैं। और एक और स्पीच जो है आपकी वो वायरल हो रही है, आप लोगों से
अपील तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से ये भी कही, हमने सुना है, कितना % सच है वो तो आप ही बताएंगी, कि मैं नहीं भी आती हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आता है उससे अपनी हालातों को सही करवा लो। ये इसमें कितनी % सच्चाई है? जी बिल्कुल, मैं यही बात कह रही हूँ। देखिए, मैंने जैसे कहा कि पार्टी प्रचार करती है, हारती जीतती है, कैंडिडेट आते जाते हैं, लेकिन सब में अगर जीत कुछ होनी चाहिए तो वो जनता के मुद्दों पे होनी चाहिए, क्योंकि हर लेवल पर आप देखो चुनाव के रुझान ही अलग हो रहे हैं, चुनाव के मुद्दे ही अलग हो जाते हैं, भटका दिया जाता है। आप ये देखिए, आज बड़ी बड़ी पूंजीपतियों के जो एक उधार होता है वो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जो हमारे किसान है उनका उधार माफ़ नहीं किया जाता है। आप ये देखिए, रोजगार का मुद्दा उठना चाहिए, महंगाई का मुद्दा उठना चाहिए, तो ये मुद्दों पे इलेक्शन, आज राजनीति हो ही नहीं रही है। मेरी ये पूरी कोशिश है कि चुनाव प्रक्रिया से लेकर चुनाव एक प्रतिनिधि चुनने तक अगर मैं एक लेवल सेट कर देती हूँ कि भैया यही मुद्दा होना चाहिए, मैं जनता तक पहुंचकर एक ही बात कर रही हूँ, पढ़ाई, सफाई, दवाई, 33/5, पक्के मकान, पक्के घर, ये मुद्दा आपका होना चाहिए। और ये मुद्दे के साथ अगर कोई कैंडिडेट जीत के आता है तो मैं समझूं कि वो जनता की जीत है और वो जनता की जीत मेरी जीत हो जाएगी। बेशक, बहुत ही सही बात कह रही हैं। इसी के साथ मैं ये बहुत ही पर्सनल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि अदरवाइज जो आपके प्रतिनिधित्व, आपके साथ में जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं, वो भी आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। तो कहने वाले लोग तो कहते रहते हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी पर्टिकुलर इस पार्टी के बारे में या उस पार्टी के बारे में, या किसी भी आपके जो प्रत्यक्ष में आपके जो खड़े हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कोई भी संगठन या पार्टी जो है एक उसूलों पे चलती है। मैंने समाजवादी के अलावा कोई भी और पार्टी में कोई ऐसे उसूल नहीं देखा है। वो कांग्रेस पार्टी जो कि सेक्युलरिज्म का इतना बड़ा ढोल पीटती है, लेकिन जब बात मुसलमानों के मुद्दे की आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। हमने MIM पार्टी को देखा जो अल्लाह रसूल की बात करके मुसलमानों के वोट को कलेक्ट कर लेती है, लेकिन आप देखो महाराष्ट्र के स्तर पर कितने बड़ा खेल हो रहा है। 5 कॉर्पोरेटर एक साथ MIM के मिलकर आके बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और रात में एक ऐलान करते हैं कि नहीं, ये सपोर्ट जिसने भी किया है, MIM के खुद अपने जो उनके लीडर होते हैं वो कहते हैं कि जिसने भी ये सपोर्ट किया है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपके अपने जो कॉर्पोरेटर्स है वो आपकी बात नहीं सुन रहे, या आप उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हो। वो एक शायरी है तमन्ना जी के, खूब पर्दा है कि लगे बैठे हैं चिलमन से, साफ छुपते भी नहीं और सामने नजर आते भी नहीं। तो ये जो दोहरा रवैया है, ये जो दो चेहरा MIM दिखाने की कोशिश कर रही है कि सुबह गठबंधन की खबर आती है और रात को जो है फिर से उनके जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष जो भी है वो आके कहते हैं कि ये हम उनके खिलाफ जो है कार्यवाही करेंगे जिन्होंने ऐसी खबर पहुंचाई है। देखिए, जब आग लगती है ना तभी धुआं निकलता है। मैंने एक आपका रील देखा था, जो रील बहुत ही मेरे दिल को छुआ था। वो रील ऐसा था कि उलझा रही है गवर्नमेंट, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कभी ऐसा करो, कभी वैसा करो। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, कागज के नाम पर अब सियासत हो रही है, कच्चे कागज और पक्के कागज। पहले तो सिस्टम फेलियर अपना पहले देख लीजिए। जिस तरीके से सरकार कभी कहती है आधार कार्ड इम्पोर्टेंट है, कभी कहती है पैन कार्ड इम्पोर्टेंट है, फिर दोनों को रद्द करके कहती है कि बर्थ सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको करना क्या। और ये भी एक बड़ा स्कैम है तमन्ना जी, मैं आपको कह दूं। वो बड़ी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है और जो आप डिजिटल लॉकर जिसको बोलते हैं, डिजी लॉकर, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे डिटेल्स लोगों के वहां चले गए, कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपको कोई कॉल आ रहा है, मैडम आपको लोन चाहिए, आपका नंबर कैसे वहां तक पहुंचा, आपके बारे में डिटेल्स कैसे बैंक्स को जा रही है कि आपको लोन के बारे में बताया जा रहा है। आप गूगल में को, आप जब मोबाइल को सामने रखते हो, कोई इंटरनेट वगैरह चालू है, आप कुछ भी बात करो, जैसे आपने मान लो बोल दिया कि मुझे कार चाहिए, आप अपनी फ्रेंड से बात कर रही हो, आपने मोबाइल से बात नहीं किया, आपने टाइप नहीं किया, लेकिन अगर आप अपना गूगल ऑन करोगे तुरंत गूगल में मैसेज आ जाएगा, वो आपको टॉपअप करेगा, पूरा पॉपअप करेगा सारे मैसेजेस कार के बारे में। तो कैसे पता चल गया? तो ये सारा कनेक्टेड है। अगर आप ये इंटरनेशनल लेवल पर इसकी स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा आपका सारा डिटेल भेज दिया गया है। तो ये जो कागज से लिंक करवा कर हमको सरकार ने एक लाइन पे खड़ा कर दिया है ना। आज आप बैंक का आपका एक एक ट्रांजैक्शन सरकार वहाँ पे नोटिफाई कर रही है, तो सरकार फिर इसको इस्तेमाल करती है। आप देखो ये ईडी किस तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। तो ये बड़े बड़े लेवल का स्कैम चल रहा है। जो जमीन पे इंसान है वो बेचारा रोज ये सोचता है कि आज मैं कैसे कमाऊंगा, मेरे घर वालों को कैसे खिलाऊंगा, लेकिन सरकार ये सोचिए आज किसको खत्म किया जाए तो जो है उनके जो बैंक बैलेंस वो बढ़ते जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा
कैपिटलिस्ट होने जा रहा है हमारा कंट्री कहीं ना कहीं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान जो हमें इतनी कुर्बानियों के बाद मिला है, बेशक। कहीं ना कहीं उस पर एक खतरा बनता जा ही रहा है। आप अब याद रख लीजिए वोटर्स कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे वोट करना है। कोई भी पार्टी आ जाए, अगर वो आपके अधिकारों को लेकर लड़ रही है तो वो पार्टी वाजिब है, नहीं तो पूरा स्क्रीन आपके साथ में है राजनीति का, आप सब समझते हो। और समझदार जो वोटर है 15 तारीख को इस आने वाले बीएमसी चुनाव में इंशाल्लाह अगर आप 5 नंबर के बटन को दबाएंगे, समाजवादी को लाएंगे, तो आपको आपके अधिकारों की जीत मिलेगी और आपके मुद्दों की जीत मिलेगी। बेशक बहुत ही सही बात कही है। आने वाली 15 तारीख हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हर घर के हर मेंबर से, हर माँ से, हर बाप से, हर भाई से, हर बहन से ये दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने अपने चुनाव क्षेत्र के अपने अपने कैंडिडेट को ज़रूर चुनें।